बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेल टैक्स पढ़ रहे हैं जी, और सेल टैक्स आपको पता है 30% इसका वेटेज है। और ज़रा एक वेल डिफाइंड सा एरिया है, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर से हमें पास होने के लिए टोटल 50 नंबर चाहिए, जिसमें से 25 नंबर इन एनी केस अल्लाह ने चाहा तो हमने सेल टैक्स में से लेने हैं, और बाकी सारे में से हमें 25 नंबर चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि यार पास होना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो पास होना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट जिस तरह बाज़ दफ़ा लोग लगा रहे हैं तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। आप बड़ी डिफाइंड किस्म की एफर्ट लगाएं और आराम से आप जो है इस सारे में से खैर ऑफिस से गुजर जाएंगे। मेरिट सर्टिफिकेट तो उसके हम मुसाफिर ही नहीं है ना, मेरिट सर्टिफिकेट आने होते नहीं कुल नहीं, हम उसके मुसाफिर ही नहीं। नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सेल टैक्स कंप्यूटेशन क्वेश्चन, यानी जो न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा हमें कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड है। नंबर 1, conceptually clear understanding of the following definition। conceptually clear कि इनपुट टैक्स क्या है क्या नहीं है, आउटपुट टैक्स क्या है क्या नहीं है, सप्लाई में क्या चीज़ शामिल है क्या नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कहते हैं। ये 5 बातें हमें बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हों तो इसका मतलब है जो न्यूमेरिक क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उसकी एक बुनियाद हमारी पूरी होगी। नंबर 2, नॉलेज ऑफ सेक्शन 4 जीरो रेटिंग। ठीक है ना, जीरो रेटिंग में 5th शेड्यूल आ जाता है, उसकी आइटम हल्की सी हमारे ध्यान में होकर 5th शेड्यूल में क्या बात लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई, जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम ऑन विच इनपुट टैक्स कुड नॉट बी क्लेम्ड। ठीक है ना, सेक्शन 8 इनएडमिसिबल जो कल हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना, जो पार्ट ऑफ सप्लाई नहीं बन रहा है, और बाकी चीज़ें फेक इनवॉइसेस वाली, फ्लाइंग इनवॉइसेस वाली, और वो सारी बातें, वो सीमेंट पेंट बजरी वो वाली सारी बातें, इसका नॉलेज, क्योंकि सवाल तो यहीं से बनना है ना। कॉन्सेप्चुअली क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स 8B। कहाँ 90% है, कौन सा 100% है, 90% की कंप्यूटेशन कैसे करनी है, ये छोटी सी बात हमें सीखनी है। रूल रिगार्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट, कल जो बात हो रही थी कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर, डेबिट नोट इशूड बाय कंपनी में क्या फ़र्क है, ये वाली बातें हमें क्लियर समझ आ रही हों। रूल रिगार्डिंग मिसिंग इनवॉइस, कि अगर कोई इनवॉइस क्लेम करने से रह गई है तो अगले 6 महीने के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 73, कि अगर आपने क्रॉस चेक से पेमेंट नहीं की तो फिर ये इनपुट भी आपको अलाउ नहीं होगा। फिर इसमें भी कौन सी चीज एक्सक्लूडिंग है, यूटिलिटी बिल एक्सक्लूडिंग है, वो आप कैश में भी पे कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन कैन क्लेम इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए जरूरी था ही होल्ड अ वैलिड इनवॉइस, इनवॉइस पे उसका नाम लिखा हो, ठीक है ना, और वो सारा कुछ हो, वो वाला सेक्शन 7 वाली बातें। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये हम यहाँ, अपोर्शन का मतलब है कि हमें सेल की परसेंटेज से चीज़ें अपोर्शन करनी आती है, वो भी हम यहाँ सीख भी रहे होंगे न्यूमेरिक के अंदर। सप्लाईज ऑन विच फर्दर टैक्स, जो कि अब 4% हो चुका है, शेल नॉट बी चार्ज, वो जो SRO पढ़ रहे थे। ठीक है ना, 3rd शेड्यूल आइटम, एंड यूज़र को जो प्रोवाइड की गई हैं वो बातें, और आखिरी बात लिखी हुई है फॉर्मेट ऑफ दी सोल्यूशन। ये मुख्तसर सी बात है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो 18 नंबर का सवाल है, आप उसमें से आसानी से 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। बहुत लंबे सारे सवाल नहीं हैं, बहुत सारा कुछ नहीं है, आराम से ये बात समझ के अंडरस्टैंडिंग करके। हाँ, कोई बच्चा यही 10 बातों को क्लियर नहीं कर रहा तो फिर वो जाहिर है मुश्किल में ही रहेगा। अगर वो इनपुट की डेफिनेशन को अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा, बसीरत के साथ नहीं पढ़ रहा, समझ के साथ नहीं पढ़ रहा, आउटपुट की, सप्लाई की, टाइम ऑफ सप्लाई की, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, और फिर ये चंद बातें, ये एजेंडा है जी हमारे पास न्यूमेरिक क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने आपको फिर दोबारा समझाया, ये हम कल ही पढ़ के गए, डेबिट क्रेडिट नोट क्या था, ये वही कल वाली स्लाइड्स आ रही हैं, सारा कुछ वही सारी बात आ रही है।
ठीक है ना। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइप ऑफ सेल टैक्स न्यूमेरिक क्वेश्चन। एक ही टाइप है लेकिन दो अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एक और टाइप इंट्रोड्यूस की थी, इस वजह से हम इसे दो टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, वेयर ऑल इनपुट टैक्स इज कॉमन इनपुट। असल में जब हमने आपको पहली स्लाइड में सप्लाई पढ़ाई कि सप्लाई क्या है, हमने कहा जी सप्लाई 3 तरह की हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर कोई आदमी मल्टीपल सप्लाईज कर रहा है, मल्टीपल सप्लाईज का क्या मतलब हुआ, तीनों भी जरूरी नहीं, कोई सी दो, एटलीस्ट 2, और जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो इकट्ठी हैं। मतलब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हमने फर्ज किया रॉ मटेरियल खरीदा है 10 मिलियन का, 1 करोड़ रुपए का माल हमने खरीदा है। इसी माल में से चीज़ें बनाकर हमने टैक्सेबल सप्लाईज भी की हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी की हैं, जीरो रेट सप्लाईज भी की हैं। तो ये सारा इनपुट तो क्लेम नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो हमने 18 लाख रुपया टैक्स पे किया है, पहले तो हमें इनकी सेल की वैल्यू से इसे क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। वेयर ऑल इनपुट टैक्स इज कॉमन इनपुट, इसको कॉमन बोल रहे हैं कि 18 लाख रुपया जो है ये इनपुट टैक्स कॉमन है, लेकिन इसे कॉमन ट्रीट नहीं किया जा सकता। हमें देखना पड़ेगा टैक्सेबल के अगेंस्ट कितना इनपुट है, एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट कितना है, जीरो रेट के अगेंस्ट, क्योंकि इन 3 का ट्रीटमेंट अलग है। जो टैक्सेबल के अगेंस्ट है इसने एडजस्ट होना है इनपुट वर्सेस आउटपुट। जो जीरो रेटेड है इसने रिफंड होना है। इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट नहीं डली, बल्कि ये पैसे आपको गवर्नमेंट ने वापस देने। और जो एग्जेम्प्ट है ये तो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनना है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना आपको, क्योंकि आउटपुट तो है नहीं है। तो वो जो हमें समझने में कभी कभी थोड़ी सी दुश्वारी आ रही थी कि यार जीरो रेटेड में और इसमें क्या फ़र्क है, तो एक फ़र्क ये भी है कि ज़ीरो रेटेड वाला जो इनपुट है वो रिफ़ंड हो जाता है और ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनता है, ना ये आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होता, ना ये रिफ़ंड मिलता। उसके पीछे जो चीज़ें खरीदे, मतलब मैं, आप ऐसे समझें, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, वो चीज़ एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं है। जब मैं खरीद रहा हूँ वहाँ तो मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ वहाँ मैं टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज वो चीज़ एग्जेम्प्ट हो गई है। तो मेरा जो इनपुट है वो तो ज़ाया हो गया ना। फिर की बात फॉलो कर रहे हैं आप? जो मेरा इनपुट है वो तो ज़ाया हो गया। नहीं, कुछ नहीं, वो उठा के कॉस्ट में शामिल कर लेता है अपने। हर एक के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो सबकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, सबकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर चली जाएगी। दैट शुड बी चार्ज टू कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट में उसे ऐड कर लेंगे ना। ये तो इनपुट आउटपुट है नहीं है। मतलब मैंने 1 लाख की चीज़ खरीदी, 18,000 रुपये उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ गया, तो मैं 18,000 क्योंकि मुझे वापस नहीं मिलना तो अपनी कॉस्ट में ऐड करूँगा। मैं कहूँगा यार 1,18,000 की चीज़ खरीदी है मैंने, लेकिन अगर मुझे आउटपुट मिल जाना है फिर मैं उसे कॉस्ट में चार्ज नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं कॉस्ट में चार्ज करूंगा तो मैं मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहूंगा। लेकिन अब सारों के साथ ही ऐसे है कि हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, तो ओके, ठीक होगी। तो एक ऐसा सवाल जिसमें सवाल में जो सेल्स हैं, यानी जो सप्लाईज का डाटा है, दैट इज मल्टीपल सप्लाई, एटलीस्ट 2 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसका नाम हम वर्किंग 3 रखते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें सारा कॉमन इनपुट है, तो हमें क्या करना पड़ रहा होता है, वर्किंग 3 इन्वॉल्व करनी पड़ती है। अच्छा जी, सवाल का फॉर्मेट क्या है? अभी मैंने सारी बातें नहीं, एक टाइप को डिस्कस करके हम आगे चल रहे हैं। सवाल का फॉर्मेट क्या है? ये फेस ऑफ द आंसर है, जैसे कभी हम उधर इनकम टैक्स में बात कर रहे थे, ठीक है ना। अभी इस फेस ऑफ द आंसर को हम डिस्कस नहीं कर रहे, यानी अभी करते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट यहाँ से नहीं ले रहे, बल्कि स्टार्ट क्या हुआ, हम वर्किंग में चलेंगे। हमने सवाल पढ़ा,
सवाल में सिर्फ एक बात नोट की है, क्या मल्टीपल सप्लाईज हैं या एक ही सप्लाई है? पता चला मल्टीपल सप्लाई है। अब हमें टोटल 3 काम करने हैं, ठीक है ना, टोटल 3 काम, 3 वर्किंग नोट है मेरे पास। मैं आ गया जी पहले वर्ग, ये मैंने फेस ऑफ द आंसर वही शीट छोड़ी, अगले पेज पे चला गया। अगले पेज पर जाकर मैंने हेडिंग लगाई वर्किंग 1, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो हमने कस्टमर से रिसीव किया हुआ है, ठीक है ना, उसकी कंप्यूटेशन करें, उसकी कैलकुलेशन करें। इसका मतलब है सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन कहां से मिलेगी? क्वेश्चन में गिवन होगी, वो उठा लिया। और क्या करना है जी? सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी कहां से मिलेगी? एज पर क्वेश्चन। इस पे भी तो टैक्स चार्ज हुआ है ना, बल्कि इस पे 4% भी चार्ज हुआ होगा, लेकिन अभी हमने यहाँ 4% नहीं लिया, ये सिर्फ 18% की कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि आपको पता है 4% को हमने कहीं और ट्रीट करना है। सप्लाईज टू रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उस पर भी 18% चार्ज होना है। अब ये 3 सप्लाईज हमारे पास आ गई हैं, ये सवाल से हमें मिली है 3। अब हमने कहा ऐड इफ ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड इन सप्लाईज, इग्नोर इफ ऑलरेडी एडजस्टमेंट, जिसे हम सवाल की क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। अब ये एडजस्टमेंट्स आना शुरू हो गए। ठीक हो गया, मैं देख लूंगा, ऊपर लिखा ही हो ना, मैं कर लूंगा। अच्छा जी, जैसे हम सवाल शुरू करते थे ना इनकम टैक्स में, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, फिर लिखते थे एड लेस, ऐसे ही हमने ये इनपुट ले लिया है जो एज पर क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहां हमें क्या चाहिए? सप्लाई की डेफिनेशन चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन चाहिए, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आएगी ना, या कोई मिसिंग इनवॉइस चाहिए। मसलन एग्जामिनर ने कहा जी हमने 2 लाख रुपए की चीजें फैक्ट्री में इस्तेमाल कर ली हैं, तो आउटपुट यहाँ तो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि हमने तो नहीं चार्ज किया हुआ, लेकिन हमें सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा था पुटिंग टू प्राइवेट, बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, ये सारी चीजें सप्लाई हैं। इसका मतलब है हमें इसे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, तो फिर ऐड कर दें, ऐड गुड्स पुटिंग टू प्राइवेट यूज, उसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज कर लिया हमने। टैक्सेबल गुड यूज्ड इंटरनली, टैक्सेबल गुड यूज डोनेटेड, यही 3 बातें उस वक्त हमने की थी। हमने फॉर्मेट में तीनों बातें लिख दी हैं ताकि कंप्रीहेंसिव एक फॉर्मेट तैयार हो जाए, इससे बाहर कोई चीज ना आ रही हो। फिर आ गया जनाब फ्री सैंपल फॉर बिजनेस प्रमोशन। अगर हमने कोई फ्री सैंपल किया, इसके ऊपर भी सेल टैक्स चार्ज होना था भाई। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट, ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में था। गुड्स विच आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर बट नॉट डिलीवर्ड, टाइम मेड अवेलेबल होगी ना, टाइम ऑफ सप्लाई की वजह से ये भी सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। इसका मतलब है यहाँ एग्जामिनर के पास क्या टूल है इस वर्किंग नोट में, वो जो सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसकी गलतियां कि जी अभी हमने रिकॉर्ड, वो कहता है जी हमने चीजें मेड अवेलेबल कर दी हैं, लेकिन क्योंकि कस्टमर ने नहीं ली हैं 3 लाख की चीजें, तो हमने सेल रिकॉर्ड नहीं की। नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई कहता है सेल रिकॉर्ड करें। अब ये मैंने क्या किया हुआ है, कंप्रीहेंसिव वर्किंग नोट बनाया हुआ है। जाहिर है इन सारी बातों में से यहाँ 10-12 बातें लिखी होंगी, इनमें से कोई 2 या 3 आ रही होगी एग्जाम में ऑब्वियसली। अच्छा जी, सप्लाईज टू एसोसिएट एट स्पेशल रेट, उन्होंने कहा था कि नहीं ये फेयर वैल्यू पर डिफरेंशियल अमाउंट विल बी एडिड। मतलब वो कहता है जी हमने एक एसोसिएट को सप्लाई की है चीज 3 लाख की, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख की थी, तो 5 लाख होनी चाहिए थी, 3 तो पहले ही हो गई है, तो डिफरेंशियल अमाउंट 2 लाख रुपया हम यहाँ ले लेते हैं। अच्छा जी, सप्लाई दैट स्पेशल डिस्काउंट रेट, डिफरेंशियल अमाउंट इज टू बी एडेड। गुड सप्लाई टू कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम, तो इसका मतलब है इसको क्या करते हैं, मिस कर दें, ठीक है ना।
अब ये भी बात सोचनी है जरा, ये देखने वाली है कि क्या ये बात हमने सही समझी है, नहीं समझी हमने सही, नहीं नहीं, पहले समझें। सप्लाईज, शाबाश, वेल डन। सप्लाईज बाय कॉटेज इंडस्ट्री इज एग्जेम्प्ट, सप्लाई टू कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट एग्जेम्प्ट, दैट इज द रीजन हम इसे ऐड कर रहे हैं। बात समझ आ रही ना? सप्लाई बाय कॉटेज इंडस्ट्री वाज एग्जेम्प्ट, ठीक है ना? अच्छा जी, सप्लाई ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम इफ सेल टैक्स इज नॉट चार्ज एट रिटेल प्राइस। अब यहाँ एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है भाई एक चीज जो कि थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई थी, हमने सप्लायर को 1 लाख रुपए की बेची है, जबकि, और ये हमने इनवॉइस काटी है, जबकि इसकी रिटेल प्राइस 2.5 लाख रुपए है। हमने तो टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज करना था, हमने 1 लाख पे तो चार्ज कर लिया है। इसका मतलब है 1.5 लाख रुपया अभी और कर लें, या डिफरेंशियल कर लें, या उसे माइनस करके सारा कर लें, ये तो एक ही बात है। अब इतनी समझ तो आपको आ गई है, बात क्लियर हो रही है ना? सेल 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 सेल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्ट्रॉयड गुड, ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा था कि अगर हमें कोई क्लेम मिल जाए तो इट इज अज्यूम कि उतने की चीज आपने सप्लाई कर दी है, तो फिर इस पे भी टैक्स चार्ज होना चाहिए था। मिसिंग इनवॉइस ऑफ लास्ट 6 मंथ टैक्स इनवॉइस, ठीक है ना, ये भी हम चार्ज कर सकते हैं। ये तो आ गया जनाब जहां हमने कहा कि अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या करें। इसी तरह डेबिट नोट इशूड, इसका मतलब है डेबिट नोट इशूड बाय का मतलब है परचेज रिटर्न, ठीक है ना, और डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर सेल्स रिटर्न, इसका मतलब है डेबिट नोट इशूड ये बाय कस्टमर वाले हैं, सेल्स रिटर्न, तो इसको रिटर्न कर लें। अब वहां भी दो बातें थी, बाद दफा डेबिट क्रेडिट नोट में वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, वो अभी बताता हूं मैं आपको। बाद दफा क्या है कि डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, मैंने 1 लाख रुपए की इनवॉइस आपको भेजी, बाद में कहा नहीं यार ये तो 1.5 लाख की चीजें थी भाई, 50,000 आपको भेज रहा हूँ इनवॉइस, ये वो वाले का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, ये तो कुछ चीजें जहां से सेल इंक्रीज होनी थी उसकी ये 10 12 13 एग्जांपल आ गई। एग्जाम में इनमें से कोई एक या दो आ रही होगी, इतना बड़ा सवाल नहीं होता, कोई एक या, लेकिन हम एक ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम का सवाल आए वो इस पे 100% हमारा फॉर्मेट फिट बैठ जाए। अब कुछ चीजें इसका रिवर्सल भी होगा कि जो सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी और हमने गलती से कर ली, तो फिर उसे माइनस करना पड़ेगा। इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सप्लाईज, अदरवाइज इग्नोर कर दें, ठीक है ना। मसलन सेल्स रिटर्न, कि ये सेल्स रिटर्न हुई हैं लेकिन हमने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो फिर क्या करें? रिकॉर्ड करें भाई, सेल रिटर्न रिकॉर्ड करें। इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सप्लाईज, अब तो अभी सेल रिटर्न हुई है लेकिन ये तो सेल में ही आ रही है, तो फिर लेस कर देते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन मार्कअप, एक्सक्लूड मार्कअप वैल्यू, वो कहता है यार हमने ना एक चीज की कीमत थी 4 लाख रुपया, लेकिन किस्तों पर हमने 5 लाख लेने थे, तो हमने इनवॉइस 5 लाख की काट दी है, तो भाई नहीं, ये तो हमने पढ़ा था कि, तो फिर वो वैल्यू मार्कअप क्या कर दें? एक्सक्लूड कर दें। सप्लाई, रिपेयर और मेंटेनेंस टू एयरक्राफ्ट एंड शिप, ये क्योंकि 5th शेड्यूल आइटम है, तो अगर गलती से इस पे सेल टैक्स चार्ज हो गया है तो फिर माइनस कर देते हैं। सप्लाई टू डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशन, 5th शेड्यूल आइटम, अगर ये सेल में ऐड हो गई है, इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड, इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये तो जीरो रेटेड है। हाँ, वो डिप्लोमेटिक एंड प्रिविलेज पर्सन, असल में जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो प्रिविलेज पर्सन में भी आ जाता है, बस ऐसे ही लिखा होगा, इसके रियल उसको छोड़ दें। क्रेडिट नोट, ठीक है ना। अच्छा जी, सप्लाईज टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये भी जीरो रेटेड थी, अगर शामिल हुई है तो माइनस कर रहे हैं। सप्लाई मेड टू गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी वही है 5th शेड्यूल आइटम, ठीक है ना, अगर शामिल है तो माइनस कर देते हैं। टोटल सप्लाईज आ गई जरा, सेल टैक्स इसके ऊपर 18% चार्ज करें, ये सिर्फ 18% वाली कैलकुलेशन है, 4% की कोई कैलकुलेशन नहीं। ये हमारा कॉमन इनपुट है जो यहाँ आ गया। फर्ज किया हमने 18 लाख से शुरू किया था, अब एडजस्ट होकर ये 2 मिलियन पे चला गया, 20 लाख पे चला गया, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। बात समझ आ गई?
अब इनमें से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि सर मसला पड़ जाएगा, मैं कैसे करेंगे। नहीं, ये सारा काम आप करते हैं। अगले पेज पर गए, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ, आपको पता है एज पर क्वेश्चन चलना है ना, पहले एज पर क्वेश्चन आ गया, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स इंपोर्टेड, क्योंकि इंपोर्टेड पर या टैक्स पे हुआ होगा, जो अनरजिस्टर्ड से हैं उस पर तो टैक्स पे ही नहीं हुआ हुआ, उसको तो यहाँ फॉर्मेट में लाने की कोई जरूरत है कोई नहीं। तो जो रजिस्टर्ड से खरीदी हैं इनपुट उसके ऊपर है, या जो इंपोर्ट की हैं इनपुट उसके ऊपर। अब इसकी एडजस्टमेंट ज्यादा हमें कहां से मिलेंगी, क्वेश्चन वो उससे 8 से, सेक्शन 8 से, इनपुट इनएडमिसिबल वाली यहाँ गलतियां करेगा ना एग्जामिनर, उसने कहा लेस इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज। वो कहते हैं अगर इस अमाउंट में ये चीजें शामिल हुई हैं तो माइनस कर दें, और अगर शामिल ही नहीं है तो फिर इग्नोर कर दें। गुड्स नॉट यूज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई चीज आपने टैक्सेबल सप्लाई में इस्तेमाल नहीं की है यानी इंटरनली यूज कर लिया है, तो उसके ऊपर इनपुट तो नहीं ना मिलना, तो लेस कर दिया हमने। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स, वो वाला भी आ गया, माइनस कर दें अगर आ गया तो। गुड सर्विसेज ऑन विच सेल टैक्स हैज नॉट बीन, ये वही वाली बात आ रही है कि अगर हमारे उसने बंदे ने जमा नहीं कराया तो फिर आप भी माइनस कर लें, इस दफा तो नहीं आप क्लेम कर सकते जब तक वो जमा नहीं कराएगा। इफ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, तो फिर भी डिसला हो जाता था। इनपुट टैक्स इज नॉट वेरीफाइएबल इन सप्लाई चेन, फिर भी ये हो जाता था। अगर आपकी इनवॉइस फेक निकल आई है फिर भी यही होता था। परचेजेज इफ सप्लायर इज ब्लैक लिस्टेड, फिर भी यही होता था। सप्लायर फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, अब ये वही सेक्शन 8 मैंने लिखा हुआ है, बेसिकली वो सारे अल्फाज वही चल रहे हैं। जी बोर्ड जो करेगा, अभी हमने इसका थ्योरेटिकल एरिया पढ़ना भी है, इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ना है अभी हमने सेक्शन 8 में सिर्फ इसको बात पढ़ा है कि ब्लैक लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, अभी वो भी पढ़ेंगे हम। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन, ठीक है ना। गुड यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही पेंट, बजरी, सीमेंट, जिसके ऊपर इनपुट फिर नहीं मिलना था। बिल्डिंग मटेरियल, उस पे भी नहीं मिलना था, पाइप पे भी नहीं मिलना था, केबल पे भी नहीं मिलना था, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, लेकिन कब, व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसे ही है ना। अब यही हम कह रहे हैं कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। पेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, गैस अप्लायंसेस, व्हीकल, ये सारा सेक्शन 8 चल रहा है। Purchases against which buyer has not declared supplies in the return. Sale tax invoice exceeding 50,000 and paid in cash. Credit purchase is not paid within 180 days. Purchases against which sale tax invoice is not received. Input tax on fixed asset. ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर 100% मिलेगा। अगर मिलना होगा तो प्लांट एंड मशीनरी होगा तो मिलेगा, और अगर बाकी चीजें होंगी तो नहीं मिलेगा। परचेज रिटर्न आ गई। एड इफ ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड, मिसिंग इनवॉइस, अगर पिछले 6 महीने की कोई इनवॉइस है तो उसको ऐड कर लें, तो टोटल परचेजेज आ गई, इसके ऊपर 18% टैक्स ले लें, ये कॉमन इनपुट कहला रहा है। कोई ऐसा सवाल नहीं हो सकता जो इस फॉर्मेट से बाहर आएगा। ये 2 सवाल आप जब हम क्लास में हल कर लेंगे, 3 कर लेंगे, आपने कहना सर ये हो गया, अब आप क्यों करा रहे हैं सवाल। बल्कि उसके बाद फिर मैंने जैसे ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ ना, ऐसे ही मैंने एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो फिर पहले तो आपको पास पेपर के क्वेश्चन करवाएंगे ना, पिछले 5 अटेम्प्ट के पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर आपको कहें यार आइंदा ये भी नहीं करना, ये एक सवाल है बस इसको करना है, सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, दैट्स इट। 18 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। 2 वर्किंग नोट हो गए। तीसरा वर्किंग नोट, तीसरा वर्किंग नोट सिर्फ उस सवाल में बनेगा अगर पता चले कि मल्टीपल सप्लाईज हैं। अगर मल्टीपल सप्लाईज नहीं है तो फिर ये वर्किंग नोट नहीं बनना, फिर पहले वर्किंग 2 से ही काम सारा हो जाएगा। अगर मल्टीपल सप्लाईज हैं तो फिर आपने क्या करना है,
अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। टैक्सेबल सप्लाईज उठाएं कहां से? अब जो वर्किंग नोट 1 में हमने फाइनल कर लिया। जीरो रेटेड सप्लाईज जो क्वेश्चन में गिवन है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो सिर्फ इसमें डाली है हमने। ये वर्किंग नोट 1 से फिगर उठानी है, ये क्वेश्चन से फिगर उठानी है, ये क्वेश्चन से फिगर उठानी है। मसलन हम कहते हैं जी 20 लाख ये है, 5 लाख ये है, 10 लाख ये है, तो टोटल सेल आ गई, सेल आ गई 35 लाख। अब इस 35 लाख पर हम सारी चीजें इकट्ठी यूज कर रहे थे, और जो एडजस्टमेंट हमने की वो पता चला 20 लाख का इनपुट है, ठीक है ना। इस इनपुट को हमने इस रेशो से बांट लिया, कॉमन इनपुट। सर ऐसे करते हैं, यहां एक छोटी सी फिगर ले लेते हैं, फिर हमें समझ आएगी बात। क्या जी टैक्सेबल, फर्ज किया 25 लाख रुपया टैक्सेबल सप्लाई है। दूसरा आ गया जीरो रेटेड, फर्ज किया 5 लाख ये आ गए हैं। एग्जेम्प्ट फर्ज किया 10 लाख ये आ गए, टोटल आ गई हैं 40 लाख, ठीक है। अच्छा, अब हमारा वर्किंग नोट 2 में एक फर्ज कर ले आ रही है 5 लाख। वर्किंग 2 क्या थी? कॉमन इनपुट। इन 40 लाख रुपए पर, बल्कि आप एग्जैक्ट ही ले लें, 40 लाख का 18% ले लें जरा। नहीं 40 का नहीं, ये तो कहीं और से आना, छोड़ दें, ठीक है, इसकी वो वहां से नहीं आना, ये तो परचेजी से आना ना। हम कहते हैं जी 15 लाख है, चलो कोई बात नहीं, हम इतनी कंजूसी क्यों करें। हम कहते हैं जी 15 लाख हमने इनपुट पे किया हुआ है। लोग कहते हैं यार एक काम करें ना, इनपुट पहले बताएं टैक्सेबल पर कितना है। कहते हैं यार वो तो कोई नहीं पता, तो सारी चीजें इकट्ठी मंगा रहे हैं, इकट्ठा ही चल रहा है निजाम। कहते कोई बात नहीं, इसको अपोर्शन कर दें सेल की रेशो से। इसका मतलब है क्या करें जी, ये फिगर कैसे आ रही होगी? ये फिगर आ रही होगी 15 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40 लाख, तो ये फिगर आ जाएगी हैं। 15 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, एक ही बात, हाँ ठीक। ऐसे जी 15 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 25 लाख, क्या आंसर आ गया? 9 लाख। अगर तवज्जो रखनी है, आगे चलेगी। 15 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, 1 लाख। और ये वाला जी 3,75,000। एहतियातन टोटल करके देखना, ये इसके बराबर ही आना चाहिए। बात समझ आ रही है? अब जरा गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ये जो 9,37,500 है ना, इसके ऊपर उसूल लगेगा इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट वाला, ठीक है ना। और हम वर्किंग नोट 1 में से सारी चीजों में से अभी फेस पर जाएंगे, तो 9,37,500 को इनपुट आउटपुट के थ्रू क्लेम करेंगे जितना बनता होगा। जो 1,87,500 है ना, ये हम रिफंड अप्लाई करेंगे, और 3,75,000 पर सिर्फ सबर करेंगे, कॉस्ट का हिस्सा बन गया। बात समझ आ रही है? ये एक वर्किंग हुई। इस वर्किंग को करने के बाद हम पहुंच गए कहां पर? वापस अपनी फेस ऑफ दी आंसर पर। अब हम अपने पहले पेज पर वापस आए और वहां आकर हमने लिखा आउटपुट टैक्स, और ये कहां से उठाया? वर्किंग नोट 1 से उठाया, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स वर्किंग नोट 1 से उठाया हमने। आउटपुट, आउटपुट इनपुट नहीं। इसमें से हमने उसूल लगाया कल का 8B वाला, लेस इनपुट टैक्स लोअर ऑफ
एक्चुअल इनपुट और एक्चुअल कौन सा है? एक ब्रॉड फॉरवर्ड भी और एक इस दफा का एक्चुअल भी, दोनों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। और फिर देखा 90% ऑफ आउटपुट विच एवर इज लोअर, वो अलाउ कर दिया, वो यहां आ गया। अब ये सवाल में हमें बताया होगा पिछले साल का इनपुट कितना कैरी फॉरवर्ड होके आया है, ठीक है ना? अच्छा जी, इस साल का हमने ये कहां से उठाया है? वर्किंग 2 से, वर्किंग 3 से। वर्किंग 3 का ये वाला पोर्शन आया असल में, ये वाला पोर्शन, ये वर्किंग 3 से आया है, ये सवाल से मिलेगा। इन दोनों को जमा कर लिया, इस पर लिमिट लगी हुई है कि ये 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा नहीं हो सकता। वर्किंग 2 बराह रास्त इस्तेमाल नहीं हो रही फेस ऑफ द आंसर पे, ये वाया वर्किंग 3 इस्तेमाल होगी अगर मल्टीपल सप्लाई, क्योंकि जब हम अपोर्शनमेंट कर रहे हैं तो ये हमें बता रहे इस पर 90% वाला उसूल लगना है, इस पर तो रिफंड जाएगा, इस पे तो कुछ नहीं है, ये कहीं एडजस्ट नहीं होगा। पहली बात आ गई। अगर इस सारे काम के दरमियान में कंपनी ने कोई फिक्स एसेट पर भी टैक्स पे किया हुआ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसको हमने, आपने देखा वर्किंग 3 में निकाल दिया था बाहर। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि उस पर 100% मिलना है, तो हमने उसे कॉमन इनपुट में से भी निकाला पहले, हालांकि है वो कॉमन, उसी प्लांट से हम जीरो रेटेड भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे ना जरा इधर, तो जो वर्किंग 3 थी वहां 2 कॉलम बने हुए थे, जो वर्किंग 3 थी वहां 2 कॉलम बने हुए थे। एक कौन सा? ये वाला भी हमने किया है, फिक्स एसेट को अलग रखा, उसकी अलग अपोर्शनमेंट की है। मसलन मैं ऐसे समझाता हूं, इसी कंपनी ने 5 लाख रुपया फिक्स टैक्स पे किया हुआ है, वो इनपुट टैक्स पे किया हुआ एक मशीन के ऊपर, उसी मशीन से टैक्सेबल भी बनती हैं, जीरो भी बनती हैं, सारा कुछ बनता है। हमने ये 5 लाख इस 15 लाख में नहीं शामिल किया, इसको यहां अलग किया 5 लाख को, इसकी फिर अपोर्शनमेंट की, इसकी भी अपोर्शनमेंट की उसी उसूल के मुताबिक। कैसे जी? 5 लाख तकसीम 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख कर दें, 3125 बाकी अभी हमने छोड़ दिया। अब जरा गौर करें मैं क्या कहने लगा, तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं। ये 9,37,500 मैंने कहां लेकर जाना है? अपनी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट में। ये आ गया फेस के ऊपर 9,37,000। पिछले महीने का कोई बच कर आया था तो वो इन दोनों के ऊपर 90% का उसूल लगा के जो बचा वो अगले महीने चला जाएगा, अगर बच गया, सारा एडजस्ट ना हुआ तो। एक काम हो गया, ये मैंने माइनस कर लिया इसमें से, 90% का उसूल लगाया। अब मैं आगे चला और मैंने ये 3,12,000 माइनस कर लिया, लेस इनपुट टैक्स ऑन, क्योंकि ये 100% यूज हो सकता था, इसको 90% वाले रूल में नहीं डाला। यही बात पढ़कर आए थे 8B में हम। अब फॉर्मेट हमारा, जैसे कभी जब मैंने आपको वो डेप्रिसिएशन वाला फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना सिखाया था ना, आपको कहते हैं आंखें बंद करके इसको फॉर्मेट को फॉलो करें, गलती खुद ही नहीं हो रही होगी। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सिर्फ इस फॉर्मेट को आपने आज याद रखना है। इस फॉर्मेट में हमने जस्ट वहाँ बैठ के चीज़ें फिल करनी है, कोई गलती होगी नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं होगी। ये बात कहाँ से मिल रही होगी हमें? वर्किंग 3 से मिल रही होगी, फिक्स एसेट वाले शेड्यूल से। अगर फिक्स एसेट हुआ, अगर ना हुआ इग्नोर हो जाएगा। 2 बातें हो गई। तीसरा और अहम काम आ गया, अब ऐड फर्दर टैक्स करें वो 4% वाला। ये तो हर हालत में गवर्नमेंट को देना था। ये आ गया सेल टैक्स पेएबल। बात समझ आई? ये हमने पे करना है गवर्नमेंट को।
अब डिस्क्लोजर देना है, कौन सा? इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, इन दो का डिफरेंस, इन दो का डिफरेंस अगर बच गया। दूसरा, सेल टैक्स रिफंडेबल अगेंस्ट, ये कहां से आ रहा है? वर्किंग 3 से, वर्किंग 3 के इसका टोटल, और अगर ये भी आ रहा है तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का, लेकिन इनका टोटल नहीं लगाना क्योंकि इस पे 90% वाला उसूल लगता है, इस पे 100% वाला लगता है, इसलिए टोटल नहीं लगा रहे। इन दोनों को इग्नोर करना है। बात समझ आ रही है? बस आपका आज का काम है सिर्फ इस फॉर्मेट को जाके पढ़ना, ठीक है ना? इस फॉर्मेट को हाथ से लिखकर एक मर्तबा आ जाएं। मंडे को आएंगे तो यहीं हमने सवाल बना रखे हैं, यहीं सारा कुछ कर रखा है। अगले वीक में इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेल टैक्स आपका 100% तैयार हो चुका होगा, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन आपने ये काम अब जाकर कर लेना है। मंडे को मुलाकात होगी।